हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं बीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का सेशन बहुत ही जानदार, शानदार, मजेदार रहने वाला है क्योंकि आज है फटाफट रिवीजन सीरीज का एपिसोड नंबर 2। इसमें हम लोग जो है सो मिसलेनियस क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चंस को आपके सामने प्रैक्टिस के रूप में जैसे लेकर आया हूं। जैसे आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस पूछा जाता है उस तरीके से हम आपके सामने मॉक टेस्ट के फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चंस जो है सो लेकर आया हूं। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिएगा ताकि जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर बताई जाएगी उसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि एग्जाम के समय रिवीजन करने में कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोगों को @मैथ्सगाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसको लाइक भी करना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों सबको शेयर भी कर देना है। अगर आपके हमारे इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्सगाइड ऑफिशियल के नाम से, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नजर आएगा। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन का सबसे पहला सवाल ये रहे आपके स्क्रीन पे। इसको आप लोग पहले इस सवाल को पहले पढ़िए, ध्यान से इस सवाल को पढ़िए और इसका जो है उत्तर आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला। फटाफट पहले इस सवाल को 1-2 बार पढ़िए, उसके बाद आपको अप्रोच ढूंढिए कौन सा अप्रोच से इस सवाल को जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है सो यानी यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के हिसाब से आपको सवाल बताया जाएगा। तो आप लोग अपना नोटबुक और पेन दोनों लेके बैठे हैं ना। हम ये इस उम्मीद में है कि आप लोग नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठे हैं। तो आइए इस सवाल को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इस सवाल में कौन सा कंसेप्ट लगेगा, क्या लगेगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर हम इस सवाल को पढ़ते हैं और फिर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है ए एक निश्चित चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ए एक निश्चित चाल से, जो उसका निश्चित चाल है उससे 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब उसके बाद यहाँ पर कह रहा है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में इसका 1 घंटा अधिक समय लगता। यहाँ पर अगर इस टाइप के सवाल आता है ना तो इसमें एक फॉर्मूला जो लगता है, वो फॉर्मूला वजह से है क्या, तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने है दूरी, यानी दूरी एक फॉर्मूला जैसे यहाँ पर आता है, दूरी इज इक्वल टू आपका क्या होता है, चालों का गुणनफल। अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा चालों का गुणनफल बट्टा में क्या हो जाएगा, चालों का अंतर। बट्टा में क्या हो जाएगा, चालों का अंतर इनटू, अगर यहाँ अंतर है तो यहाँ भी आपका हो जाएगा समयों का अंतर। समयों का अंतर ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो हमने इसको डिराइव करके निकाले। ये होता क्या है कि अगर किसी निश्चित दूरी को जाना है, अब उसमें उस दूरी को 2 प्रकार से जाता है। एक बार उसका दूरी स्पीड घट जाता है और एक बार उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला आपके सामने लगेगा। यहाँ पर हमारे सामने क्या है, दूरी कितनी है भाई, तो दूरी 240 किलोमीटर है। किसी को डाउट? कोई डाउट। अब यहाँ पर करा कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती, यानी इसका मतलब है उसकी प्रारंभिक चाल तो कुछ होगी, मान लिया x। अगर प्रारंभिक चाल x है तो दूसरी वाली चाल कितना हो जाएगा, तब बोलोगे सर x -8, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रहा है। ये हो गया प्रारंभिक चाल और ये हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने के बाद का चाल।
और हमारे पास क्या है, चालों का गुणनफल, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना, बट चालों का अंतर, इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, तो इन दोनों का बीच का अंतर 8 है। अब हमें चाहिए समयों का अंतर। अब यहां पर क्या कह रहा है, पहले से 1 घंटा अधिक समय ले रहा। अगर मान लीजिए कि पहले अगर 10 घंटा समय ले रहा था तो अब कितना लेगा, 11 घंटा समय, यानी 10 घंटा और 11 घंटा का बीच का अंतर कितना हो गया, 1 घंटा, यानी उसका अंतर कितना हो गया, 1 घंटा। ये किसके बराबर हो गया, तो ये हो गया चाल के बराबर। तो हमने इस फॉर्मूला पर इसको सेट किया और यहां से हमें यहां पर निकाल रहे। अब हमको करना क्या है, क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा ना, बिल्कुल। अब इज इक्वल टू आपके सामने कितना हो जाएगा, 240 इंटू 8 हो जाएगा। तो यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो अब आप कोशिश कीजिए कि इसको इस फॉर्म में बनाने का, इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, इसमें तो इसमें आप जो है सो क्या कीजिएगा मुझे बताइए, है ना। तो इसको आप जो है सो 40 इंटू 6 240 हो जाएगा, यानी 40 इंटू 6 240 और इंटू में 8। हाँ, तो आपके सामने ये हो गया, कितना हो गया, 6 48 इंटू 40, यानी एक रहा x और एक रहा x से 8 कम। क्या इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, 48 इंटू और ये 40 को क्या लिख सकता हूं, तो 48 माइनस 8 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, तो ये x इंटू एक्स माइनस 8 के बराबर। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 48 आ जाएगा। इसका मतलब है उसकी प्रारंभिक चाल जो है वह कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। निकल के आ गया, उसकी प्रारंभिक स्पीड कितना निकल के आ गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर क्या कह रहा है कि वह अपनी मूल चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो मुझे निकालना है समय बराबर कितना हो जाता है, दूरी बट्टा स्पीड होता है ना, बिल्कुल होता है। तब मुझे बताइए कितनी दूरी जानी है, तो उसको 480 किलोमीटर की दूरी जानी है। किस स्पीड से जानी है, तो प्रारंभिक स्पीड से जानी है, अपनी मूल स्पीड से जानी है। तो उसका मूल स्पीड 48 से भाग लगाइए, कितना हो जाएगा, 10 घंटा का समय उसको लगेगा, यानी 10 घंटा का समय। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही, यानी ये सीजीएल मेंस का सवाल है जो पिछले साल जनवरी में आई थी, तो यानी बहुत ही अच्छा है। तो यहां से इस फॉर्मूला का आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित एक ना एक सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है ना। आइए, तो हमारी उम्मीद है इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। दूसरा ये रहे आपके सामने ये सवाल नंबर दूसरा, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइएगा आप लोग। इस सवाल का उत्तर क्या होने वाला है मुझे बताइएगा आप लोग। चलिए पहले सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उस पर सोचते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करिए, तब आपका जल्दी बन जाएगा, है ना। उसको पढ़ने के साथ साथ आपको सोचना भी है, दोनों काम एक साथ करना, मतलब सवाल को साथ ही साथ पढ़ना भी है और साथ ही साथ सोचना भी है कौन सा अप्रोच इसमें लगेगा। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे, कह रहा है 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता था। अगर ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें लगेगा MDH का सूत्र। MDH का सूत्र क्या है, यहां पर देख लीजिए। यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर कर रहा है 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में। तब मुझे बताइए क्या करा, 4 पुरुष तो 4M, पुरुष की क्षमता M मान लिया, और करा 5 महिलाएं तो महिलाएं की क्षमता को W मान लिया। दोनों मिलकर इस कार्य को 15 दिन में करता है, तो ये निकल के आ गया टोटल वर्क।
कितना निकाल के आ गया ये आ गया टोटल वर्क हो गया। दूसरे कंडीशन में कहता है जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं, यानी अब की बार कह रहा है कि 9 पुरुष 9 मेल प्लस में 6 महिलाएं वुमेन दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है। ये रहा टोटल वर्क, ये रहा टोटल वर्क, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, बात खत्म है। तो यहां से दोनों बराबर हो गए, तो यहां से मुझे मैन और वुमेन की क्षमता निकालना, तो उसके लिए करना क्या होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हो जाएगा 5 दूना 10, 5 तिया 15, बात खत्म। ये कितना हो जाएगा 12m और ये प्लस 5 तिया 15w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 दूनी 18m और ये प्लस में 6 दूना 12w। तो इसको यानी 12w इधर लाएंगे तो बनेगा 3w इज इक्वल टू 12m उधर जो है चले जाएंगे तो बनेगा 6m। तो यहां से मैन और वुमेन की जो है क्षमता कितनी आ गई, तो ये आ गया जैसे मैन का 3 वुमेन का जो है 6, यानी 1:2 आ गया। कितना आ गया 1:2। तो यहाँ वुमेन की क्षमता मैन से दुगुनी है। अब की बार हमारे सामने ये आ गया। अब हमारे सामने सवाल क्या है, हमारे सामने सवाल हमसे ये पूछा है कि उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कितने पुरुष हैं, 4 पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, x महिलाएं हैं। अब इस कार्य को 7 दिन में कंप्लीट करना है, टोटल वर्क ये हो गया। अब ये टोटल वर्क किसके बराबर है, या तो इसके बराबर होगा या तो इसके बराबर होगा। तो आपको जो लेना है ले लीजिए, ये लेना है, ये हो जाएगा 4m प्लस में 5w। यह कार्य को कितने दिन में, तो 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो यहां से x का मान निकालना, m का मान कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा 4, w का मान कितना हो गया आपका 2, तो ये बन गया 2x इनटू क्या बनेगा 7 इज इक्वल टू m का मान 1 तो 4, w का मान है 2 तो 5 दूना 10 और ये हो जाएगा इनटू 15। अब मुझे बताइए 7 से कटेगा ये 10 और 4 14, 2 बनेगा कितना बन गया, ये हो गया 30 और ये कितना हो गया आपका 4 प्लस 2x। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू कितना बनेगा 26, 30 में से 4 घटाएंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 13, यानी 13x यानी 13 महिलाओं को 4 पुरुष के साथ आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके वह कार्य 7 दिन में कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपका राइट आंसर। ये रहा MDH पर आधारित, ये फॉर्मूला पर आधारित हमने आपके सामने सॉल्व किया। तो बताइए किसी को दिक्कत है, कोई समस्या है, किसी प्रकार की कोई परेशानी, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आपको शुरू से लेके अंत तक इस क्लास को देखिएगा, तब आपको पूरा पैटर्न समझ में आएगा, हमारा सॉल्यूशन समझ में आएगा। और ये सॉल्यूशन आपके पूरे एग्जाम ओरिएंटेड है, पूरे एग्जाम में आपको पूरी तरीके से हेल्प करने वाली है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग रुख करते हैं। ये सवाल है, इसको पढ़िए और बनाइए। चलिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, इस सवाल को पढ़ के सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला। जल्दी से बताइएगा, फटाफट इस सवाल को पढ़िए और आंसर बताइए। चलिए मैं आपके सामने थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं ताकि आप सवाल को पढ़ पाए और इसका सॉल्यूशन दे पाए। चलिए यहां पर यह सवाल कहना क्या चाह रहा है, पहले आपको करना क्या है, 2 काम एक साथ करना। अगर दोनों काम एक साथ नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। क्यों, क्योंकि एग्जाम हॉल में समय सीमा लिमिट होती है, जो समय होती है वो लिमिट होता है कि इतने समय में इतने सवाल करने हैं। तो इसी के लिए आपको दोनों साथ साथ यानी लर्निंग के साथ साथ आपके माइंड में उसका प्रोसेस भी आनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं साथ साथ आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि ये भी इस अप्रोच से इस सवाल को सॉल्व किया जाएगा। तो आपके सामने क्या है, इस सवाल को पहले पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते। कह रहा 1 कप में रस और पानी का अनुपात 5:2, यानी रस है और पानी है। ध्यान से देखिएगा, यानी रस है और उसके बाद क्या है, पानी है। इसका रेशियो कितना है, 5:2 है। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात।
उसके बाद कह रहा है कि जबकि उसी धारिता के दूसरे कप में उनका अनुपात, यानी उसी धारिता का दूसरा कप में उनका अनुपात कितना है, तो उनका अनुपात 7:4 है। ध्यान देने योग्य बात यहां पर यह है कि दोनों की जो मात्रा है, दोनों की जो कैपेसिटी है, दोनों की जो धारिता है समान है। यह बात यहां पर जैसे लिख रखा। अब कह रहा है कि यदि दोनों कपों की सामग्री जब कप पूर्णतः भरी, मतलब दोनों बराबर हो, तो इसको एक बर्तन में डाल दिया जाता है, तो उस बर्तन में पानी और रस से अंतिम अनुपात क्या होगा, यानी क्या, इन दोनों की समान मात्रा को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, तो उसमें पानी और रस का अनुपात क्या बनेगा, पूछ रहा। तो सबसे पहले दोनों की मात्रा मुझे क्या करनी पड़ेगी, समान करनी पड़ेगी। तो बताइए इसकी मात्रा टोटल कितनी है, 7 है, इसकी मात्रा कितनी है, 11 है। दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 11 से मल्टीप्लाई और इसमें 7 से मल्टीप्लाई, तो ये भी हो गया 77, ये भी। तो 11 से मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे तो कितना बनेगा, 11 × 5 = 55 और 11 दूना 22 बन गया। अब इसमें 7 से मल्टीप्लाई अगर करते हो तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49 हो जाएगा और ये 7 × 4 = 28 हो जाएगा। अब दोनों की मात्रा बराबर है 77। अब इन दोनों को मिलाना है, तो अगर इसको मिलाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 104, और इसको 22 और 28 को मिलाएंगे तो बनेगा 50। अगर इसकी रेशियो की बात करें तो ये बनेगा 52:25। हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर। किसका, जब रस और पानी का रेशियो। लेकिन अंतिम अनुपात किसका पूछा है, पानी और रस का। तो यानी हमें पूछा है किसका भाई, पानी और रस का अनुपात पूछा है। तो मुझे बताइए पानी इधर वाला कितना है, 25, रस कितना है, 52, यानी 25:52 आपका राइट आंसर होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। आपका 52:25 भी ऑप्शन में है और 25:52 भी आपके ऑप्शन में है। तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको आंसर बताने है कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा डी। आ गई बात समझ में, यानी कितना ये था आपका बेस्ट अप्रोच, दोनों को बराबर करके मिला दिया, क्योंकि दोनों की मात्रा बराबर है। अगर दोनों की मात्रा बराबर नहीं होता तब क्या करते, उसके लिए उस रेशियो में बनाने की कोशिश करते। अब इसी में कहता कि इसका 2:3, तो अंतिम में पहले बराबर करके इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम इसको सॉल्व करते। आ रही है बात समझ में, बिल्कुल आ रही। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए ये रहा आपका ज्योमेट्री का क्या है, इसको देख लीजिए। हाँ, तो इस सवाल को पढ़िए, इसमें सिंपल सा है। इसको पढ़ने के बाद अगर इससे रिलेटेड अगर फॉर्मूला पता है तो बन जाएगा। क्या है इसमें कह रहा है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है तो उस त्रिभुज ABC की परिगत वृत्त की त्रिज्या, यानी त्रिभुज के बाहर सर्कल गुजर रहा, उसका रेडियस पूछ रहा। तो अगर आपका समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पता है क्षेत्रफल इक्वल टू होता है √3/4 × साइड का स्क्वायर। अब उसके बाद पूछ रहा है कि परिवृत्त की त्रिज्या यानी सर्कम रेडियस किसका, समबाहु त्रिभुज का, तो होता है a/√3। अगर ये दोनों फॉर्मूला पता है तो ये सवाल बिल्कुल आपके लिए आसान है। अगर ये दोनों फॉर्मूला पता है तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, किसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/4 × a² किसके बराबर है, तो 36√3 के बराबर। √3 से √3 कटेगा तो यहां से बताइएगा a² इक्वल टू कितना बनेगा, 36 × 4, यानी a का मान कितना आ गया मेरे भाई, 12 आ जाएगा।
36 इंटू पर 144, 144 का वर्गमूल 12 हो गया, बात खत्म है। अब चाहिए आपको सरकम रेडियस, यानी एक त्रिभुज के बाहर से एक सर्कल गुजर रहा है, उसका रेडियस, उसको बोलते हैं सरकम रेडियस, उसको कैपिटल R से सूचित करते हैं। किसका? समबाहु त्रिभुज का। तो होता क्या है, a/√3 होता है। ए का मान कितना हो गया? 12 बट्टा कितना होगा? √3। तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा 12 √3 और ये बट्टा में √3 इंटू √3 3। अब ये 3 से कटेगा, कितना बनेगा? 4। तो फाइनल कितना उत्तर आ गया? 4√3 सेंटीमीटर आपके इस सवाल का आंसर। यानी अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, यानी जो भी यूनिट है उस हिसाब से कितना आंसर बनेगा? 4√3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। इस सवाल को करने के लिए दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दूसरा कि उस समबाहु त्रिभुज के बाहर से सर्कल गुजर रहा उसका रेडियस यानी सरकम रेडियस क्या होता है। ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। तो इन दोनों को नोट कर लीजिएगा ताकि आपको मतलब कभी भी रिवीजन के वक्त में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है ये, आपके सामने जो है सो दिख रहा। मुझे बताओ किसका सवाल है? एवरेज का सवाल है। ये सवाल है एवरेज का। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले पढ़िए उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। पहले इस सवाल को पढ़िए, उसके बाद सोचिए, उसके बाद सॉल्व करिए। और यह प्रक्रिया जल्दी होनी चाहिए, तब आप जाके समय सीमा के अंदर में अपना जो है सो पेपर सॉल्व कर पाओगे। चलिए इस सवाल को सॉल्व करके बताइए। तो यहां पर कह रहा है कि n संख्याओं का औसत 45 है। कितनी संख्या है भाई? n नंबर है। n संख्याओं का जो औसत दे रखा है ना, वह कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। बात खत्म हो गया। अब यहां पर करा यदि इसके 60%, किसके 60%? तो n संख्या है, इसके 60%। तो अगर मैं बात करूं कि इसका 60% कितना हो जाएगा, तब बोलोगे 3n/5 होगा। इसका 60% 3n/5। तो यानी शेष कितना हो गया? तो शेष आपका बच जाएगा 2n/5। बात खत्म हो गया। अब यहां पर कह रहा है यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया गया, ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया गया, तो यानी 60% यानी कितना? ये यानी 3n/5 में प्रत्येक में 5 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? इंटू 5 जो तो आपका आ जाएगा। अगर संख्या में 5 जोड़ेंगे तो 3n/5 संख्या में कितना हो जाएगा? 3n/5 इंटू 5। अब कह रहा है कि तो अब कह रहा है कि शेष संख्या, शेष कितने भाई? तो शेष आपके हो गए 2n/5। इसमें प्रत्येक में 10 घटाया जा रहा है, इसमें 10 घटाया जा रहा है, इसका मतलब -10 कर देना, हो गया। अब कह रहा है कि यह हो गया आपका टोटल में कमी या वृद्धि। तो औसत में कितनी कमी या वृद्धि? तो कितनी संख्या? n संख्या, सबसे भाग लगा दी। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 से 5 कटेगा, ये कटेगा आपका 2, तो यानी 3n - 4n बराबर -n/n, यानी इसके औसत में -1 की कमी हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो रिक्वायर्ड आंसर औसत कितना था? 45 था, 1 कम गया, कितना हो जाएगा? इसका औसत 44 रह जाएगा। यही आपके सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा? इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो बताइए किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग अपने सेशन को, अगर आपको सेशन अच्छा जैसे लग रहा है तो इस फटाफट रिवीजन सीरीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए भैया। अगर इस क्लास का PDF अगर आपको लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा।
मैथ्सगढ़ ऑफिशियल के नाम से है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहे होंगे। तो वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे इस यूट्यूब फैमिली, इस यूट्यूब परिवार को भी आप लोग किस सपोर्ट की आवश्यकता है, अपने दोस्तों को बताइए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है सो आपके दोस्त लोग आए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे कि नहीं, हमें इन सब के ऊपर मेहनत करना है, बच्चों का रिजल्ट लेकर आना है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, इस सवाल को पढ़िए और मुझे बताइए। इस सवाल को पढ़ के बताइए कि इस सवाल का सॉल्यूशन क्या रहने वाला है। अगर आप इस सवाल को पढ़ेंगे, किसका सवाल है, पार्टनरशिप का। चलिए फटाफट इस सवाल को पढ़िए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या रहने वाला। इसमें क्या कह रहा है कि ए, बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया था उनका अनुपात क्रमशः 4:2:3 यानी 3। चलिए हमारे सामने क्या क्या है, ए है, बी है, सी है। इन तीनों का जो इन्वेस्टमेंट है वह किस रेशियो में है, तो आपको दिख रहा होगा 2:3:5 के रेशियो में, 2, 3 और 5 के रेशियो में है ए बी सी का क्या इन्वेस्टमेंट। ए बी सी का इन्वेस्टमेंट कितना है मेरे भाई, 2, 3 और 5 के रेशियो में। और कह रहा है कि इन तीनों के लिए समय टाइम किस रेशियो में है, तो आपके सामने 4, 2, 3 कितना, 4, 2 और 3। तो यहां से मुझे बताइएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट को उसके समय से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशियो आता है वही इसका प्रॉफिट शेयर का रेशियो होता है। तो चलिए इनका मल्टीप्लाई 8 बन जाएगा, इनका मल्टीप्लाई 6 बन जाएगा और इनका मल्टीप्लाई 15 बन जाएगा। हो गया, यानी ए बी सी का प्रॉफिट शेयर 8, 6 और 15 के रूप में होगा। चलिए तो हमसे यहां पर क्या पूछा, उसके बाद करा ए और बी के लाभ के हिस्सों का बीच का अंतर, ए और बी। तो मुझे बताइए ए और बी के लाभ के बीच के हिस्सों का अंतर कितना है भाई, रेशियो 2 है, ये 8 है 6 है, कितना है रेशियो 2, जो किसके बराबर है, रेशियो 2 किसके बराबर है, तो 1,86,000। मतलब रेशियो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1,86,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताइए रेशियो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 9, 3 यानी 93,000 को रिप्रेजेंट करेगा। आ गई बात। अब हमसे पूछ रहा है कि सी का लाभ का हिस्सा, तो मुझे बताइए सी कहाँ, यहाँ सी का लाभ का हिस्सा 15, यानी रेशियो 15 किसके बराबर होगा, तो मुझे बताइएगा यहाँ पर 93,000 को 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मुझे बताइए कितना हो जाएगा, 15 × 3 45 के 5 कैरी कितना 4, 15 × 9 135 और 135 और 4 139, यानी 1395 और 3 0। ये आपका क्या होगा, सी का लाभ होगा। और ये कितना लाभ होगा, सी का 93,95,000, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। बताओ किसी को दिक्कत, कितने आसानी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया। यानी 13,95,30 ये आपका यानी 13,95,000 मतलब रुपया सी का लाभ होगा इसमें। तो आइए, किसी को दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइएगा जल्दी। अरे कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या बनेगा। मैं आप लोगों का आंसर का वेट कर रहा हूं, आप लोग हमें आंसर का इंतजार, इतना इंतजार करवाओगे इतना। चलिए हमसे क्या पूछा है, वह सबसे छोटी संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा।
जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 16, 52, 60 और 68 प्राप्त हो रहा है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लिस्ट नंबर which when divided by 36, 72, 80 and 88 leaves the remainder 16, 52, 60 and 68 respectively is। तो हमें यहां पर करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। कितना है? 36, 72, 80, 88। 36 है, 72 है, 80 है और फिर 88 है। ये आपके सामने चार संख्या। हमसे सबसे पहले वह छोटी संख्या निकालना है। वह छोटी संख्या जो है सो निकालना है जिसे 36, 72, 80 और 88 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 16 प्राप्त हो रहा है। दूसरा अगला 50 प्राप्त हो रहा है, 60 प्राप्त हो रहा है और फिर 68 प्राप्त हो रहा है। ये इससे भाग देने पर, वह छोटी संख्या में भाग देने पर 36 से भाग देंगे तो शेषफल 16, उसके बाद है 72 से भाग देने पर शेषफल 52, 80 से भाग देने पर शेषफल 60 और 88 से भाग देने पर शेषफल 68 प्राप्त हो। तो अगर इस टाइप की सवाल आ जाए तो सबसे पहले इनके बीच का अंतर लेते हैं। इनके बीच का अंतर क्या बनेगा? 20। इनके बीच का अंतर 20, इनके बीच का अंतर 20, इनके बीच का अंतर, यानी देख रहे हैं सबके बीच का अंतर बराबर है। तो अगर सबके बीच का अंतर बराबर है तो वो संख्या क्या हो जाएगा? वह जो संख्या होगा इन चारों का एलसीएम हो जाएगा और उसमें से 20 क्या है? इस 20 को हमें माइनस कर देना है। ये इसका आंसर होगा, ये इसका छोटी संख्या होगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम हम जो है सो निकालते हैं। किसका? 36, 72, 80 और 88 का एलसीएम निकालते हैं। इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 9 × 4, इसका फैक्टराइजेशन आपका हो जाएगा 9 × 8, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 16 × 5, यानी इसका फैक्टराइजेशन को प्राइम में करना है और इसका फैक्टराइजेशन 11 × 8। तो मुझे बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा दिख रहा है? 16। चलिए 16 को 8 पूरी तरह काटेगा, 16 पूरी तरह काटेगा, 8 पूरी तरह काटेगा, 4 पूरी तरह काटेगा। अब 16 से छोटी संख्या 11, 11 से कट गया, अब क्या बचा? 9। तो 9 ये काट रहा है, 9 ये काट रहा है, अब उसके बाद बच गया 5 × 5। भाई ये इसका हो गया एलसीएम, ये इसका हो गया एलसीएम। तो 16 × 5 कितना बनेगा? 16 × 5 80 और 11 × 9 99। ये आपका हो गया। तो 80 और ये आपका हो गया एलसीएम, है ना? ये आपका हो गया एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? एक 0 का 0। क्या इतना ही तो होगा इसका एलसीएम मेरे भाई? हाँ, 0 का 0 हो जाएगा। 9 है 72 का कितना हो जाएगा? 2 कैरी 7, 9 7 63 और 7 कितना हो जाएगा? मतलब जो 9 है 72 और 7 कितना हो जाएगा? अरे भैया हाँ, 9 है 72 और 7 ये आपका कितना हो जाएगा? 79। ये इसका हो गया एलसीएम। लेकिन हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, तो नंबर कितना हो जाएगा? 7920। और यह जो 20 इसका अंतर आ रहा है ना, इसको इसमें से घटाना है। तो कितना आ गया आपका? वह छोटी सी छोटी संख्या 7900 आया। वह छोटी सी छोटी संख्या 7900 आया। अगर इस 7900 में अगर आप 36 से भाग दोगे तो शेषफल 16 आएगा, 72 से भाग दोगे तो शेषफल 52 आएगा, 80 से भाग दोगे तो शेषफल 60 आएगा और 88 से भाग दोगे तो शेषफल 68 आएगा। ये रहा आपका छोटी सी छोटी संख्या।
तो अगर इनके बीच का डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो करना क्या है, ऊपर वाले का एलसीएम लेके और ये डिफरेंस को घटा देना। तो हमारे सामने रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, तो इन संख्याओं के अंकों का योग पूछा है, तो बताइए कितना होगा, एक 7 है, 9 है, 0 है, 0 है, यानी कि इन संख्याओं का अंकों का योग 16। कितना आ गया, 16। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर। इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। बताइए किसी को दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल, कितने आसानी तरीके से। इसमें कंसेप्ट क्या है, अगर भाजक और शेषफल के बीच का डिफरेंस सेम हो जाए तो आपको करना क्या है, छोटी संख्या के लिए एलसीएम में से इस डिफरेंस को घटा देना, बस यही कंसेप्ट है। तो हमने इसका एलसीएम निकाला, 7920 आया। अब इसमें से 20 माइनस करेंगे, 7900 आ गया। अब इसके अंकों का योग कितना आ गया, 16। बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल आपके सामने आसान है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है देख लेते हैं। चलिए, अरे बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ये भी आपका ज्योमेट्री का है, इसका कंसेप्ट पता होगा तो आप के लिए ये सवाल बिल्कुल आसान है। अगर ये कंसेप्ट पता होगा तो आपके लिए सवाल बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस सवाल को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। वेट कितना इंतजार करवाओगे आप मुझसे। चलिए, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर का समद्विभाजक रेखा पी क्यू से बिंदु एस पर मिलता। अब ध्यान से देखिएगा, किसका समद्विभाजक है, आर का समद्विभाजक है। जिसका समद्विभाजक है उसको आप ऊपर में ले लीजिए, तो आर ऊपर, ये रहा पी और क्यू। अब इस कोण का समद्विभाजक रेखा ये रहा आर एस, जो पी क्यू के एस बिंदु पर मिलती है। इसका मतलब है ये कोण बराबर होगा, अगर समद्विभाजक का मतलब है ना। तो यहां पर कंसेप्ट आपका होता क्या है कि अगर इस कोण का समद्विभाजक रेखा इस बिंदु पर मिलती है तो यहां से हमें इसका क्या बनेगा, पी एस और एस क्यू। पी एस और एस क्यू का जो रेशियो होगा वह किसके होगा, बराबर, तो आर पी किसके, आर पी रेशियो आर क्यू के बराबर। अगर ऐसा हो जाए कि अगर इस कोण का समद्विभाजक रेखा इस मतलब सामने वाली भुजा को जो है सो किस रेशियो में डिवाइड करती है, तो यह दो साइड है, इन दोनों साइडों के रेशियो में डिवाइड करती है। बात खत्म। अब यहां पर ये कह रहा है कि पी आर का मान है 10, कहां गया पी आर, इसका मान है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा आर क्यू का मान है 14 सेंटीमीटर। हो गया। तो मुझे बताइए अगर ये 10 सेंटीमीटर है, अगर ये 14 सेंटीमीटर है, तो आरपी यानी आरपी कितना बनेगा, 10 बनेगा, और ये कितना बनेगा आपका 14 बनेगा। इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 5:7 बनेगा। इसका मतलब इन दोनों का रेशियो कितना बनेगा, ये हो जाएगा 5:7 बनेगा। जबकि यहां से लेके यहां तक की पूरी लंबाई कितनी दे रखी है, तो आपका 12 दे रखा है। कितना, 12 सेंटीमीटर। ओके, पूरी लंबाई कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। रेशियो कितना है, 5 और 7, यानी रेशियो 12। कितना, रेशियो 12 किसके बराबर है, 12 सेंटीमीटर के बराबर है। तो रेशियो 1 किसके बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, पूछा एस क्यू, यानी एस क्यू यहां से लेके यहां की लंबाई रेशियो 7। रेशियो 7 किसके बराबर होगा, तो 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यही आपके सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बस आपको ये कंसेप्ट पता होगा, ये आपका जो है सो यानी थ्योरम प्रॉपर्टी पता अगर होती तो क्वेश्चन आसान है आपके लिए। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है आपके लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग रुख करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना।
अगर आप लोग नोट नहीं कर पाते हो तो वीडियो को रोक के उसके बाद नोट कर लिया कीजिए, है ना। चलिए इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए, पहले इस सवाल को पढ़िए उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए फटाफट इस सवाल को पढ़ते हैं और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने, जल्दी से बताना, जल्दी बताना है मेरे भाई। और आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए पूरा, ताकि इससे हमारा एक उम्मीद जागता है कि बच्चे मुझे अच्छे से पसंद करते हैं। अगर आप लोग मुझे पसंद करोगे तो हम आपके लिए और भी नई नई क्लासेस में लेकर आऊंगा, आपके लिए पूरा दिन रात मेहनत करके आपके लिए नया नया कंटेंट में लेकर आऊंगा। चलिए इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। अब करा यदि उसका क्रय मूल्य दुगुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है तो 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, यही तो पूछा। मुझे बताइए सबसे पहला कंडीशन में क्या है, 25% का लॉस यानी माइनस 25% 1/4 लॉस किस पर, सीपी पर। तो मुझे बताइए यहां से सीपी और यहां से एसपी क्या बनेगा, सीपी कितना बनेगा 4 पर 1 का लॉस बेचे कितना में 3 में बेचेगा, हो गया। 25% का लॉस का मतलब हो गया सीपी था 4 तो वह सेल करेगा 3 में, यहां से 25% का लॉस हो रहा। अब कह रहा है कि यदि उसका क्रय मूल्य दुगुना हो जाए, क्रय मूल्य ये रहा सीपी, अब ये क्या हो जाता है, ये उसका दुगुना यानी 4 से बढ़ के 8 हो जाए दुगुना, तो उस कंडीशन में उसका लाभ जो है वह 20% होता है। तो मुझे बताइए 8 उसका सीपी है, 20% का लाभ हो रहा है, यहां से 20% उसको बढ़ाने हैं, तो 8 का 20% 1.6 बढ़ाएं कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9.6, तो यहां से इसका रेशियो। तो मुझे बताइएगा 25% के लॉस पर यहां सेल किया, अब कह रहा है कि यदि उसका सीपी दोगुना हो जाता है यानी 4 से 8 हो जाता है, तो यहां से 20% का लाभ, इसका मतलब इससे 20% ज्यादा में बेच रहा है, तो यानी 8 का 20% 1.6 बढ़ जाएगा 9.6। मुझे बताइएगा पहले से कितना ज्यादा में बेच रहा है, तो आपको यहां पर दिख रहा है सर 6.6 रेशियो ज्यादा में बेच रहा है, कितना 6.6 ज्यादा में, लेकिन रुपीज में कितना ज्यादा है 660 रुपया ज्यादा। तो मुझे बताइएगा रेशियो 1 किसके बराबर होगा, 100 रुपया के बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जब 6.6 आपका 660 के बराबर है तो रेशियो 1 100 के बराबर होगा। अब हमसे पूछा वास्तविक क्रय मूल्य, तो वास्तविक यही है ना, वास्तविक कितना रेशियो 4, रेशियो 4 आपका सीपी है, कितना बनेगा 400 रुपया। आपके इस सवाल का राइट आंसर, इस सवाल का राइट आंसर 400 रुपया। मुझे बताओ कितना अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल के साथ साथ इसका सॉल्यूशन कितना अच्छा है, इसका सॉल्यूशन कितना अच्छा आप यहां पर देख पा रहे हो बढ़िया से। ये बेस्ट अप्रोच है, एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन है। इसी सॉल्यूशन को एग्जाम में फॉलो करोगे तब जल्दी बनेगा। यानी अर्थमेटिक क्या है ना, सारी लाइनों का खेल है, अर्थमेटिक कुछ नहीं है, पूरी लाइनों का खेल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ हम लोग रुख करते हैं। इस सवाल को पढ़िए और फिर इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए तो क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो यहां पर ये सवाल को पहले पढ़ते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा।
इसका आंसर, चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं और इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। कितना आंसर होगा जल्दी बताइए। चलिए इसमें कह रहा है जब एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है तो उसे 14% का लाभ प्राप्त होता है। मुझे बताइएगा 5% का छूट तो बेचे कितना में 95% पर। लाभ अगर 14% का है तो सेलिंग प्राइस 114% बनेगा। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। अगर मान लीजिए 5% का डिस्काउंट है तो यहां से सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 95%। अब कह रहा है कि 14% का प्रॉफिट है तो भाई यहां से सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 114%। दोनों सेलिंग प्राइस ही तो है। अब दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देख लीजिए यहां पर इसका शॉर्ट अप्रोच डायरेक्ट करा 5% के छूट पर बेचा जाता है, इसका मतलब है 95% पर बेचा जाता। आ रही बात। अगर हम मान लेते हैं सीपी 100 यूनिट है, हो गया। चलिए तो उसको क्या होगा यहां पर 14% का लाभ, इसका मतलब है 114 यूनिट में बेचेगा। ये रहा उसका सेलिंग प्राइस, हो गया, बात खत्म। अब कह रहा है यदि छूट 11% दे तब मुझे बताइएगा अगर छूट 11% दे तो बेचे कितना भाई 89% में बेचेगा। अब 89% में बेचेगा तो बताइएगा सेलिंग प्राइस क्या रहने वाला, ये आपको निकाल। अब बस यूनिटरी मेथड का यूज करिए। 95% बराबर 114 तो 89% बराबर कितना, तो अब इसके लिए करना क्या है 114 बट्टा में 95 और इंटू में 89 हो गया। तो मुझे बताइए कितना कटेगा, ये 5 से कटेगा और ये कितना 19 इंटू 6, ये कितना आपका हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9 54 5 8 6 48 5 यानी 53 बट्टा 5। ये कितना हो जाएगा 1006.8 ये हो जाएगा। मुझे बताइए 100 रुपए की वस्तु था, फाइनल 106.8 में बेच रहा है, तो बताइएगा भाई परसेंट प्रॉफिट कितने का, तो आपका हो जाएगा 6.8% का प्रॉफिट। 100 से कितना ज्यादा है 6.8, यानी 6.8 ज्यादा कहां से 100 से, ये इतना उसको लाभ होगा। आ रही बात। अगर 5% छूट दे रहा है तो 14% का लाभ, अगर 11% छूट देगा तो 6.8% का लाभ होगा। तो हाँ तो बताइए सवाल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। तो आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये मैं आपके लिए HW दिए जा रहा हूं, ये सवाल आपके लिए HW के रूप में है। इसको आप लोग सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो आइए आज आप लोगों के सामने मैं कुछ बातें कर लूं। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा @मैथ्सगढ़ ऑफिशियल चैनल को। अगर आपके इस क्लास का PDF चाहिए तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है मैथ्सगढ़ ऑफिशियल के नाम के, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं फटाफट रिवीजन सीरीज एपिसोड नंबर 1 का PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूं, वहां से आप लोग जो है सो डाउनलोड करके उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद इसका भी ये क्लास खत्म होते ही आपका जो है सो PDF आपके टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगी और आपको वहां से प्रैक्टिस
करना है। जिस क्वेश्चंस में आपको परेशानी आती है वहां से उसका वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी परेशानी दूर हो जाएगी, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, जो HW में मैंने आपको दिया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या रहने वाला है। तो मुझे बताइए आज का सेशन आप लोगों के लिए कैसा जो है सो रहा, किस प्रकार से रहा, क्या आपको इस सेशन से कोई लाभ हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इससे हमें थोड़ा सा ऊर्जा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि और हम आपके लिए अच्छे तरीके से मेहनत करें। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर एक नई सोच, एक नए उमंग और एक नई उत्साह के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।